स्टडी फॉर पीसीएस एग्ज़ाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामना। आशा करते हैं आप लोग सभी का रिजल्ट हो। और आज का जो सेशन है ना वो बेस्ट है जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम पर। जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम में हम लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत पढ़ने से नहीं, सही रणनीति से एग्ज़ाम निकलता है। तो वो सही रणनीति क्या है, वो सुपर स्ट्रेटेजी क्या है जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज मैं बेसिकली सिलेबस पे बात नहीं करने जा रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या करना है। सिलेबस तो आप लोग सभी के पास है ना। उसको आज हम लोग साइड में रखेंगे। आज हम लोग जेपीएससी मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 वाला मेंस का क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको डिस्कस करते हुए आपको एक शानदार सुपर स्ट्रेटेजी समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ही यूजफुल ये तरीका, स्ट्रेटेजी और रणनीति लगेगा। जो स्टूडेंट्स 6 जेपीएससी ऑलरेडी दिए थे, उन लोगों को अपने स्ट्रेटेजी में चेंज करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, क्यों चेंज करना स्ट्रेटेजी को ज़रूरी है, उस पर आज बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सेशन है, सभी कोई ज़रूर इसको देखिए। जो लाइव नहीं है वो स्टूडेंट्स जो है सो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और इसे समझिए ज़रूर हम क्या बताना चाह रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी एग्ज़ाम में इस बार 2 इम्पॉर्टेंट चेंजेज हुआ है ना। इस बार जो जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, आप लोग देखे होंगे कि जेपीएससी में पिछले बार जो है पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स को भी ऐड करके रिजल्ट आ गया था, जो कि बहुत ज़्यादा विवाद के कारण था। तो इस बार जो है, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका पेपर 1, तो क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स 30 मार्क्स यानी कि 30% निश्चित कर दिया गया है, प्लस वो आपका ऐड नहीं होगा मेन पेपर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल जेपीएससी एग्ज़ाम में 6 पेपर होता है। पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि आप टोटल 6 पेपर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जिसमें से पेपर 1 जो होता है आपका हिंदी इंग्लिश, वो होता है आपका 100 क्वेश्चन उसमें रहता है ना। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन नहीं रहता, सॉरी, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये जो 100 मार्क्स का है, इस बार इसको फिक्स कर दिया है कि इसका मार्क्स जो है आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। और सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है ना, जो कि पिछले बार नहीं था, वो ये है कि इस बार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को हटा दिया गया है। देखिए, आपको ईच एंड एवरी फंडा क्लियर होना चाहिए मेंस से रिलेटेड, तभी आप एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट क्या बताएं कि इस बार जो है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि पिछले बार था 40% लाना एकदम ज़रूरी था। यानी कि अगर 200 का पेपर है तो 40% आपका है ना, 200 का 40% 80 मार्क्स जो है एकदम मस्ट था लाना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि 40% नहीं भी ला पा रहे हैं, 30% भी ला रहे हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा। यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कंपलसरी इस बार नहीं है। तो आप देखिए, जो आपका जो मेरिट बनता है ना, वो पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। पेपर 2 जो है बेसिकली लैंग्वेज पेपर है ना। इसमें 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और यहाँ से ये मार्क्स आपका क्वालिफाइंग है। ये क्या है आपका क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाइंग नेचर इसका है। यहाँ पे 150 मार्क्स, ये आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा पेपर 3, पेपर 4 भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका पेपर 5 भी 200 मार्क्स और ये भी 200 मार्क्स, यानी टोटल 950 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेंस। 950 मार्क्स का आपका टोटल जो है एग्ज़ाम बनेगा, मेरिट लिस्ट 950 मार्क्स। उसके बाद 100 मार्क्स का आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, यानी टोटल जो है आपका 1050 मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो है डिसाइड होता है। फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होता है, ये आप लोग सभी कोई जानते होंगे। ठीक है,
अब समझिए कि हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगा जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जेपीएससी जो है सो बहुत ही क्विक रिस्पांस कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। क्योंकि देखिए इतना जल्दी आंसर की आया है जेपीएससी का, 2-3 दिन के अंदर आंसर की रिलीज हो गया है। और जो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं और जो पता चला है ना, तो उसमें आप देखिए कि अगले मंथ 10 तारीख तक संभावना है कि रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कि बहुत जल्दी जो है सो आपका जेपीएससी मेंस का रिजल्ट भी आ रहा है, जेपीएससी पीटी का रिजल्ट भी आ रहा है, और जल्द ही मेंस का एग्ज़ाम भी जो है सो आपका शेड्यूल्ड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी संभावना लग रहा है तो आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह देख ही लिए होंगे, बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप लोगों को भी एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि आपका निकलने का संभावना है या नहीं है ना। और अगर मान लीजिए कि आपका लग रहा है कि हम बाउंड्री लाइन पे हैं, फिर भी आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद फिर जो है सो फरवरी मार्च तक जो है सो जेपीएससी आने का चांस है। तो आपका प्रिपरेशन एकदम पॉजिटिविटी के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन ब्रेक कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। सेकेंड थिंग इज कि जेपीएससी मेंस के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए एकदम फुल फ्लेज्ड वे में एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ एकदम प्रिपरेशन को तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम निकलने का चांस जो है वो मैक्सिमम हो। क्योंकि अब जो है ना, आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक एक किताब को पढ़ सकें डिटेल्ड में और एक एक चीज़ को फिर जो है सो कर पाएँ। आपको एकदम पूरा प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा। तो अब देखिए कि हम लोगों का जो पेपर 1 है, पेपर 1 100 मार्क्स का होता है। इसमें ये जो होता है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश जो होता है ना, ये नॉर्मल सा पेपर होता है। ये बेसिकली जो है सो आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने के लिए पूछा जाता है, आप यही समझ लीजिए। इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और 50 मार्क्स का क्वेश्चन इंग्लिश से इस बार जो है क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है। पिछले बार जो है ना, इसका मार्क्स जो है सो ऐड हो गया था फाइनल मेरिट में भी। बट अब देखिए जो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका आसान है एक तरह से समझ लीजिए। तो अब देखिए कि 50 क्वेश्चन में ना 115 क्वेश्चन एस से आ जाता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आपका जो है सो आपका देखिए पिछले बार पूछा था संधि समास के बीच अंतर बताएं, कारक किसे कहते हैं उसके भेद बताएं, क्रिया विशेषण के बारे में बताइए, है ना। कुछ मुहावरा पूछा था 10 नंबर का, और एक संक्षेपण था। यानी कि 50 क्वेश्चन मार्क्स का जो ये है, ये आप आसानी से थोड़ा बहुत पढ़ करके ला सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में आपका एक एस्से आता है, कुछ फीलर्स आता है, और एक आपका पैसेज आता है, और एक जो है सो आप देख रहे होंगे, है ना, संक्षेपण करने का आता है। तो इंग्लिश में भी उतना ही आसान है। यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत भी, इनफैक्ट हम लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जो भी पीटी क्वालिफाई किए हैं उनमें इतना एबिलिटी तो रहता ही है कि इस पेपर को आसानी से क्लियर कर लें। बस थोड़ा बहुत पढ़ना है, आप आसानी से इसको क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है। अब आ जाइए आप सेकेंड पेपर पे। ये जो सेकेंड पेपर है ना, भाषा और साहित्य, ये क्या है, भाषा और साहित्य जो है सेकेंड पेपर, लैंग्वेज पेपर, भाषा एवं साहित्य। इस पेपर में इसका मेनली 3 पार्ट है। एक तो आपका ट्राइबल लैंग्वेज है। इसमें ट्राइबल लैंग्वेज मतलब हो गया आपका कुरमाली हो गया, कुरुक हो गया, मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, खड़िया हो गया, हो गया, ये सब लैंग्वेज आपको पढ़ना है ना। दूसरा, अगर आप रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, जो झारखंड का लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, है ना। अगर आप ये सब लैंग्वेज, कुरमाली हो गया, ये सब लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनता है। और तीसरा जो सेक्शन है वो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। तो आप जो इतना टोटल 15 यहाँ पर जो है ना अलग अलग जो है सो साहित्य है ना, भाषा और लैंग्वेजेज है, तो आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको एक मज़ेदार बात बता दें कि झारखंड का ये इतिहास रहा है, खास करके जेपीएससी का, कि मैक्सिमम सिलेक्शन जो हुआ है ना, वो हमेशा मैक्सिमम सिलेक्शन जो है ना वो रीजनल लैंग्वेज और ट्राइबल लैंग्वेज सबसे ही हुआ है। हालांकि हिंदी इंग्लिश में भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, बट हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम सिलेक्शन,
ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो या तो रीजनल लैंग्वेज लिए थे या तो ट्राइबल लैंग्वेज लिए थे। तो ट्राइबल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज लेना हमेशा से फ़ायदेमंद रहा है। साथ में एक चीज़ ये भी देखा गया है कि जो ट्राइबल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो भी लेते हैं, मुंडा हो, कुड़माली है ना, या फिर संथाली, ये सब जो लैंग्वेज जो भी लेते हैं उन लोगों को कंपैरेटिवली हिंदी इंग्लिश वाले के कंपैरिजन में अच्छा मार्क्स मिलता है। यानी कि अच्छा खासा डिफरेंस रहता है, 20-30 नंबर तक का भी डिफरेंस रहता है। और अगर आप इसको अच्छे से जानते हैं तब तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आपको अच्छा मार्क्स भी इसमें आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक फैक्टर डिसाइड करने वाला ये जो है ना भाषा साहित्य है जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस पे जो है ना सिलेक्शन करने में एकदम दिमाग लगा के सिलेक्शन कीजिए, है ना। इसका सिलेक्शन करने का जो भी स्ट्रेटेजी होगा वो तो बात हम लोग बाद में भी करेंगे, आज तो बात नहीं करेंगे उस पर। लेकिन आपको एक छोटा सा फैक्ट बता दें कि आप जिस लैंग्वेज को जानते हैं, सुनते हैं, थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, है ना, या फिर आपके परिवेश में जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना आपके लिए हमेशा से बेहतर रहेगा, है ना। उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप खोरठा अगर बोलते नहीं भी हैं, तो अगर आपके आसपास में आप सुनते हैं, समझ लेते हैं, तो उस चीज़ को ग्रैप्स करना आपके लिए हमेशा से आसान होगा। यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप अगर झारखंड के हैं, है ना, तो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का जो लोकल भाषा है उसको लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये एक जो है सो जनरल आधार हो सकता है आपका लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करने का। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज पेपर के बाद हम लोग आ जाते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 जो है ये आपका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप देखिए कि टोटल जो है सब आपका इसमें हिस्ट्री में 4 सेक्शन है, ABCD, है ना, जिसमें एक है आपका प्राचीन भारत, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत, है ना, तीसरा आपका है आधुनिक भारत, और चौथा है झारखंड का इतिहास। तो ये जो आपका यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी है पेपर 3 में। पेपर 3 2 पार्ट में है, एक आपका है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन MCQ आता है, 10 क्वेश्चन MCQ आता है आपका हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन MCQ आता है आपका ज्योग्राफी से। तो 10 और 10 टोटल 20 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया। और 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉलिड आ सकता है अगर आप प्रिपरेशन अच्छा से कीजिएगा तो। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस में कितना नंबर काट लिया जाता है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन का डिफरेंट एंगल को अगर आप टच नहीं कर रहे हैं तो उससे नंबर कट जाता है, आप लोग जानते ही हैं। बट ये एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है ना अपने पास जहाँ पे नंबर कटने का चांस बिल्कुल नहीं है। यानी कि ऑब्जेक्टिव पर यहाँ पर स्कोर करना, ऑब्जेक्टिव पर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपको सॉलिड मार्क्स दे रहा है। और ये कम सम मार्क्स नहीं दे रहा है, ये अच्छा खासा मार्क्स दे रहा है, क्योंकि हर एक टॉपिक में 40-40 नंबर का जो है ना ऑब्जेक्टिव है, 40-40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ऑब्जेक्टिव आप देखिए यहाँ पर भी 40-40-40-40 160 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। समझ गया ना, जो आपका जो है ना रैंकिंग को इधर से उधर कर सकता है। यानी इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये जो आपका हिस्ट्री है ये भी 4 सेक्शन में बटा हुआ है। 4 सेक्शन मतलब क्या, ABCD। तो ये आपका जो है एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और झारखंड का इतिहास, ये जो 4 सेक्शन है ना, अब इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट का जो जनरल आइडिया रहता है ना वो क्या रहता है कि आपको 4 सेक्शन तो है ABCD, है ना, लेकिन 4 सेक्शन से आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। तो जो स्टूडेंट का जनरल आइडिया रहता है वो क्या रहता है कि भाई हम मेडिवल को टच करते हैं, मध्यकालीन भारत को, क्योंकि मध्यकालीन भारत का जो है सो सेक्शन थोड़ा छोटा है। तो ये आइडिया आपका अच्छा है कि आप मध्यकालीन भारत को टच कीजिए और साथ में झारखंड पेपर को टच कीजिए, क्योंकि झारखंड का भी सिलेबस छोटा है। समझ गए। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर हम बता दें कि आपको जो है ना कम से कम 3 सेक्शन को एकदम अच्छे से करके जाना चाहिए। 3 सेक्शन मतलब हो गया आपका
मेडिवल कीजिए, मेडिवल छोटा चैप्टर है ना। मध्यकालीन जो है इसका सेक्शन छोटा है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो आप मध्यकालीन कर लीजिए। उसके बाद ना आप झारखंड कर लीजिए। झारखंड को तो जरूर से कीजिए, क्योंकि झारखंड जेपीएससी में हमेशा ये वाला सेक्शन स्कोरिंग रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण आपको हम बता दें तो वो ये है कि बाकी बात जो है ना, बाकी बात जो है सब आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, या फिर अदर इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब का पेपर जो है तो सब बाहरी टीचर चेक करते हैं, है ना। बाहरी टीचर भी चेक करते हैं, बाहर जाता है कॉपी। लेकिन झारखंड वाला जो सेक्शन है ना, इसका पेपर झारखंड के ही टीचर लोग जो हैं, है ना, आमतौर पे चेक होता है। खास करके जो लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज पेपर है ना आपका, भाषा एवं साहित्य में जो लैंग्वेज पेपर है, मुंडारी हो, कुरमाली, इन सब का भी पेपर चेक जो है ना आमतौर पे जो है झारखंड में ही होता है ना। तो आप देखिए कि इसमें नंबर आने का एक बहुत बड़ा वजह जो है रीजनल लैंग्वेज में ये भी हो सकता है ना, कि आपका जो है सो कुछ क्षेत्रीयता टाइप का कुछ जो है सो हो रहा हो, है ना, जो भी पता नहीं। बट आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें नंबर ज़्यादा मिलता है, तो कुछ तो रीजन है ना। तो अब देखिए, आपको बताना चाह रहे थे कि आप जो है ना यहाँ पर मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत को उठा रहे हैं और झारखंड को उठा रहे हैं, ठीक है। आप जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिए और आप एग्जाम में बैठ गए। लेकिन ऐसा है ना कि आप तो पूरा कर लिए, आप ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे। बट कई बार ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ का आप एक्सपेक्टेशन करते हैं वैसा हो नहीं पाता है। आप अगर पिछले बार का ही क्वेश्चन पे अगर आप फोकस कीजिएगा ना, तो आप देखिए क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा पूछा है, आप देखिए मध्यकालीन से क्वेश्चन पूछा था आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समझ गए, सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए आपको आंसर करना है 600 वर्ड में, और आपके सिलेबस में देखिए दिल्ली सल्तनत में आपको मोहम्मद बिन तुगलक का काल्पनिक नीति, यह आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। मोहम्मद बिन तुगलक का काल्पनिक नीति ये मेंशन है, आप तो इसको पढ़ के गए। बट ये सेक्शन जो है ना, ये जो है आप काल्पनिक नीति में क्या पढ़ के गए होंगे? मोहम्मद बिन तुगलक का काल्पनिक नीति, यूटोपियन पॉलिसी जो है इसमें आप क्या पढ़ के गए होंगे? इनका जैसे दोआब में कर विधि था, है ना, राजधानी परिवर्तन था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, साथ में खुरासान और कराचल जो है सो आपका अभियान था। तो ये जो आपका है ना, आप देखिए आप पूरा का पूरा पढ़ के गए, लेकिन आपसे सिंपल सा एक क्या पूछा कि मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि इस पर्टिकुलर जो है ना एक नीति को 600 वर्ड में कैसे लिखें। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ कि कंटेंट तो वही था, पुराना था 600 वर्ड। तो अब दिस डैट जो मन हुआ लिंक करके दिस डैट करके आप कॉपी भर दिए। तो इस टाइप से ना क्या होता है ना, आपका जो है ना एक तरह से तो इम्प्रेशन ही खराब होता है ना। आपका जो स्टैंडर्ड है ना क्वेश्चन का जो लेवल है वो एकदम पूरा तरह से गिर जाता है। नेगेटिव समझ लीजिए कि तरह का इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, क्वेश्चन जो चेक करते हैं उन पर। तो उनसे बचने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा बैकअप जो है ना आपको रेडी रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ये 4 सेक्शन में से ना 3 सेक्शन को अच्छे से कवर करके जाना चाहिए, अगर आप जो है सो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। अब देखिए क्या होता है ना, अगर आपको बता दें कि तीसरा सेक्शन, जैसे कि मान लीजिए आप एंशिएंट उठाएं, आपका एंशिएंट अच्छा है, सपोज कीजिए आप एंशिएंट उठाएं, है ना। तो अब देखिए एंशिएंट में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए एंशिएंट में क्वेश्चन क्या पूछा था, चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता। ये इतना ज़्यादा बार आया है क्वेश्चन, इतना ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है चोल प्रशासन कि आप मत पूछिए। तो इसको कोई भी गेस कर सकता है, यानी कि आप थर्ड वाला सेक्शन से ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है उससे भी आप काम करके जा सकते हैं। फोर्थ का भी आप कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन को ले सकते हैं, है ना। हालांकि जो आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा संभावना बनता है डिफरेंट क्वेश्चन करने का, है ना, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेंज बहुत ज़्यादा है, बट एंशिएंट में वो लेस है।
तो आप ना उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो है आप 2 सेक्शन जैसे मेडिवल और झारखंड को अच्छे से करके जा रहे हैं, तो उसके अलावा एक थर्ड बैकअप जो है एंशिएंट या फिर आपका आधुनिक अच्छा है, तो आप वहाँ से भी एक क्रिएट करके जाएं। यानी कि वहाँ पर से भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको आप कवर करके जाएँ, ताकि आपका जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग जो है मन मुताबिक आंसर लिख सके। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और ज़रूरी नहीं है कि आपका फेवरेबल क्वेश्चन आए, है ना। अब देखिए कि आपका झारखंड में क्या क्या टॉपिक है। आप लोग जानते हैं कि झारखंड में बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बिरसा आंदोलन। देख पा रहे हैं आप लोग, बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, समझ गए ना, सदान की संकल्पना। तो अब देखिए आप तो बिरसा आंदोलन पूरा का पूरा पढ़ के चले गए, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ के चले गए, बिरसा आंदोलन ही पढ़ के चले गए। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना अगर मान लीजिए आपको लिंक करके देगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, चेंज करेगा, तो फिर आपको परेशानी आ सकता है। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। जैसे कि आप देखिए 2016 में जो क्वेश्चन पूछा था, बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था। टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपका प्राचीन भारत से पूछा, चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था, बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन को हमेशा से ट्विस्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार ना पैटर्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, मेंस का भी क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा चेंज रहेगा। उसका क्या कारण है आप अभी तुरंत समझ जाइएगा, है ना। तो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या है, पेपर इतिहास के लिए कि आप कम से कम 3 सेक्शन को अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी सेक्शन में भी आप देखिए, ज्योग्राफी सेक्शन में जो है आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी को तो एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है ना जिससे नंबर बहुत ज़्यादा उठता है। समझ गए। फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन को एकदम अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए ज्योग्राफी में आपका झारखंड है अगेन, है ना। ज्योग्राफी में अगेन झारखंड है। और झारखंड में क्या है, भूगर्भिक इतिहास, जनसंख्या, नगर बस्ती प्रारूप, औद्योगिक नगर विकास। समझ गए ना। टोटल 4 सेक्शन में बटा हुआ है ना, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। तो अब देखिए कि पिछले साल जो है ना यहाँ पर जो है ना नगर विकास प्रारूप से जो है क्वेश्चन आपका पूछा था, है ना। देखिए एक तो क्वेश्चन पूछा था, अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरा झारखंड से क्या पूछा था, झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था, एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप्स इन झारखंड। आप लोग समझ पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप यहाँ पर ये 2 सेक्शन को एकदम अच्छे से कर लीजिए, यानी कि ए और डी, यानी कि इसमें हम आपको क्या बताएं, इसमें आप जो है सो बी कर लीजिए और डी कर लीजिए और इसको एकदम बैकअप के लिए रेडी रखिए, है ना। यहाँ पर जो है ना आप यहाँ पर जो ए बी सी डी है, इसमें आप डी कर लीजिए झारखंड वाले सेक्शन को और ए को कर लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी को। और बी और सी में से ना, बी और सी में से देखिए अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में काम कीजिएगा, जिस पे हम लोग बाद में चर्चा भी करेंगे कि पर्टिकुलर सेक्शन से जो है ना, जैसे ज्योग्राफी में कौन कौन सा सेक्शन है, उस पर हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पे स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए, स्पेशल फोकस करना चाहिए, उस पर ही बात करेंगे। तो आप उस समय समझेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप जो है सो फिजिकल ज्योग्राफी के बाद जो है आप भारत के प्राकृतिक संसाधन और उपयोग, सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में भूमि संसाधन है, जल संसाधन है, खनिज और ऊर्जा संसाधन है। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। और साथ में क्या है ना कि आपको क्वेश्चन का एक आइडिया तब जनरेट होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उल्टा के थोड़ा सा देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, आप जैसे कि इंडिया के संदर्भ में है तो आप बीपीएससी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सारा आपको मैच करेगा। बीपीएससी का यूपी का क्वेश्चन देख सकते हैं, पुराना वाला, समझ गए ना। आपको ये हर एक सेक्शन में मदद करेगा। हिस्ट्री से जैसे है ना, आपका हिस्ट्री से आप देखिए, आपका हिस्ट्री में जैसे औरंगजेब पढ़ना है ना, मुगल काल पढ़ना है आपका, तो आप देखिए कि ये सब जो है ना, जैसे आपका इस सब से मराठा पढ़ना है, तो इस सब से क्या क्या क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा है, आप उसको देख सकते हैं।
समझ गए। तो ये सब आपका एकदम स्ट्रेटजी का पार्ट है, इसको एकदम अच्छे से आप जो है सो इस पर काम कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है आपका पेपर 4। पेपर 4 जो है वो क्या है, भारत का संविधान। इसमें 2 सेक्शन है, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, और दूसरा यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो अगेन देखिए जो पेपर 4 है ना आपका, ये भी 200 मार्क्स का है। इसमें 2 सेक्शन है, इसमें आपका 2 सेक्शन है। एक आपका जो है सो पॉलिटी वाला हो गया, पॉलिटी हो गया, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस हो गया, है ना, एंड गुड गवर्नेंस हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि सेम टू सेम केस राइज हो रहा है। तो पब्लिक जो आप हम लोग फर्स्ट सेक्शन में बात करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पे, तो इसका आपको ईच एंड एवरी सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। एक तो ये आसान है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था आसान है ना। दूसरा क्या है कि आपका जैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन जो है सो हम बात कर ले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या आया था, है ना। आप एक बार देख लीजिए सेक्शन ए से यानी राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन क्या आया था। एक तो पूछा था कि भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। एक तो ये क्वेश्चन था। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है ये आपका सेक्शन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार, है ना, राज्य की नीति निर्देशकता, तो इसको रट करके समझ कर चले जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि आपको आता जरूर है मौलिक अधिकार पूरा, नीति निर्देशकता तो पूरा पढ़ लिए हैं आप, सब कुछ लाइन बाय लाइन याद है, एक एक धारा याद है आपको, एक एक अनुच्छेद याद है। बट जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका नेचर अलग है, उसको अलग तरह से ट्विस्ट किया है। कई बार क्वेश्चन एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है, तो उस समय जो है ना आपका जो बैकअप है ना वही काम आता है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आप पढ़ के गए हैं उससे फेवरेबल क्वेश्चन नहीं आया, यानी उसका आंसर आप उतना अच्छा नहीं लिख सकते हैं जितना दूसरे का आंसर लिख सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चन टू द पॉइंट आ जाता है। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री के, देखिए क्वेश्चन पूछा था कि विशेष कर उदारीकरण के बाद के दौर में प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। इससे पहले आपको पूछा था राज्यपाल का कार्य और कार्य का शक्ति का परीक्षण कीजिए, राष्ट्रपति का शक्ति एवं कार्य का परीक्षण कीजिए। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप ईच एंड एवरी डायमेंशन को टच कर सकते हैं, समझ गए ना। उसी तरह से आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा है 2016 में, यानी कि 16 का पीटी में 6 जेपीएससी में, कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के कार्यकाल में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया। आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन ना आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये अच्छा बात है, टॉपिक आप पढ़िए, है ना। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पंचायत और नगरपालिका गठन शक्तियाँ कार्य उत्तरदायित्व 73वें 74वें संविधान संशोधन के विशिष्ट संदर्भ में। तो अब आपके पास आपने टॉपिक जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब देखिए आपके पास ना इतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक पढ़ें। और सबसे बड़ा स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है आपको बता दें, जो सेल्फ स्टडी करते हैं या खुद से पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ सब लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप देखिए पॉलिटी बीपीएससी में भी आपका आता है, तो आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और देखिए कि इन सब टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर फॉर्मेटिंग क्या है। अगर आपको आंसर फॉर्मेटिंग पे कमांड हो जाएगा ना तो आप आसानी से आंसर कीजिएगा और अच्छा मार्क्स भी ले आइएगा, ये गारंटी है। आपका आंसर फॉर्मेटिंग का क्लास भी यहाँ पर चलेगा आपके इसी चैनल पे, है ना। तो आप लोग अगर चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़िए, साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, है ना, क्योंकि इस पर जेपीएससी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है सो कवर किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह समझ लीजिए ऑथेंटिक, और साथ में जो है सो मतलब कंटेंट वाइज स्टूडेंट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो आप लोग सभी को जो है सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी बार ये चैनल हम लोग स्टार्ट किए हैं मार्च में, है ना। और जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए लगातार जो है सो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी अपलोड हो रहा है, तो आप लोग सभी को देखिए, साथ में हमें बताइए कुछ कमी रहता है उसे भी बताइए, उसको भी दूर किया जाएगा, है ना।
तो आपको बता रहे थे कि जो आपका ये जो सेक्शन है ना, पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, तो पॉलिटी वाले सेक्शन को आप पूरा कवर कीजिए। इसलिए कवर कीजिए पूरा क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू भी है 20 मार्क्स का, है ना। 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से एमसीक्यू भी है, 10 क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू रहेगा, 10 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से रहेगा। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप पूरा का पूरा कवर कीजिए, है ना। तो अब बोलिए सर पूरा का पूरा कवर करना तो बहुत मुश्किल है, अगर आप एकदम नए हैं तो देखिए पूरा का पूरा कवर करना भी एक तरह का मान लीजिए एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। मान लीजिए आप आधा को एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं ना तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और कुछ मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है जिस पे अभी तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली इस सेक्शन पे आएंगे या इस सेक्शन का क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पे हम लोगों को जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी बात करेंगे। उसका भी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, किस पे आपको विशेष ध्यान देना है वो सिलेक्ट हो जाता है और उस पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये रहा कि इसमें हम लोग दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना, ताकि जो क्वेश्चन का नेचर होगा वो हम लोगों का अपने चॉइस से हम कर पाए। ये नहीं हो कि भाई मौलिक अधिकार ही पढ़े हैं, नीति निर्देशक तत्व ही पढ़े हैं तो बस उठी में अटकना है, उसी को लिखना है, बाकी बात तो आता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए हम लोग मैक्सिमम डायमेंशन को कवर करेंगे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा उसको कवर करेंगे। तो आपका जो है ना मार्क्स सॉलिड आएगा और अपना बाय चॉइस आप आंसर लिख पाइएगा। और बाय चॉइस आंसर लिखिएगा दैट मीन्स ईच एंड एवरी डायमेंशन को कवर कीजिएगा आंसर का। आपका आंसर फॉर्मेटिंग एकदम सीक्वेंस में सही रहेगा, आपको मार्क्स अच्छा मिलना ही मिलना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। ये हम लोगों का पेपर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन, है ना, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना ये टोटल 4 सेक्शन में बटा हुआ है, ये टोटल 4 सेक्शन में बटा हुआ है। इसमें क्या है कि फर्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति। तीसरा सेक्शन है आपका आर्थिक सुधार, प्रकृति, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। और चौथा सेक्शन है झारखंड की अर्थव्यवस्था, लक्ष्य, मुद्दे, चुनौतियां और रणनीति। तो सबसे कठिन टॉपिक जो जेपीएससी में माना जाता है ना, मतलब जो पेपर माना जाता है वो आपका यही पेपर है, पेपर 5, समझ गए। ये जो पेपर 5 है ना यही सबसे आपका इंडियन इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है ना, यही आपका सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन है। इसलिए टफ सेक्शन है क्योंकि इसमें आपको जेपीएससी जो है ना पूरा का पूरा जो है सो सिलेबस पढ़ा रहा है और पूरा का पूरा चारों का चारों सेक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें एलिमिनेट करने का अपने पास ऑप्शन नहीं है। अब बोलिए ऐसा क्यों भाई, एलिमिनेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं है? तो अब देखिए आप कि एलिमिनेट करने का ऑप्शन इसलिए क्रिएट नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तो 20 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, एक तो आपका 20 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है। 20 क्वेश्चन जो आएगा ना तो इसमें भी 4 सेक्शन है ABCD, आप लोग जानते हैं इसमें भी 4 सेक्शन है ABCD। तो जो सेक्शन ए है उससे 6 क्वेश्चन रहेगा MCQ, सेक्शन बी से भी 6 क्वेश्चन MCQ रहेगा, सेक्शन सी से 4 क्वेश्चन MCQ पूछता है और सेक्शन डी से भी 4 क्वेश्चन MCQ आपका पूछेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी टोटल क्वेश्चन जो है सो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 रहेगा। यानी कि एक तो आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि आपका जब 40 मार्क्स का 4 क्वेश्चन पूछेगा वो चारों क्वेश्चन से आपको एक एक बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर सिलेक्ट करने का अपने पास ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको चारों सेक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपका छूटेगा, है ना। जैसे आपका देखिए सेक्शन 1 से पूछा था भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विवेचना कीजिए, एक देखिए एक क्वेश्चन आया था। दूसरा आया था हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा कीजिए। अब देखिए इसमें जो है ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है कि इकोनॉमिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलता नहीं है। जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको जो है ना एक तो आपको करंट से लिंक्ड करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा मेरा जो सलाह रहेगा ना वो ये रहेगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का एकदम सॉलिड नोट्स बना के रखिए।
उसका डेटा बहुत ज़्यादा काम में आएगा, और आंसर में जब उसका डेटा को आप फिट कीजिएगा, डालिएगा, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा आपका आंसर। तो इकोनॉमिक सर्वे को जो है ना आप एकदम अच्छे से कमांड कीजिए, उसका इम्पोर्टेंट जो है जितना भी कंटेंट है उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसको लिख करके रखिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। समझ गए ना? साथ में क्योंकि आप देखिए ना ईच एंड एवरीथिंग में, जैसे आप देखिए पेपर सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 से क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए, दर्शाइए कि यह अधिनियम निम्न आय की खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक होगा। तो आप देखिए खाद्य असुरक्षा को कम करने के लिए झारखंड भी कुछ काम किया है क्या हाल फिलहाल में? तो बहुत सारा कंटेंट जो है आर्थिक सर्वेक्षण से आपका मिल जाएगा। यानी कि आपको इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई गेस नहीं है, गेस करने से क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि अल्टरनेट क्वेश्चन जो रहेगा ना वो भी आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा गारंटी नहीं है। दैट मीन्स अगर आप इसमें क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो मिनिमम तो आपको काम करना ही पड़ेगा टोटल का टोटल। हाँ, ये हो सकता है कि आप मान लीजिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी चारों पढ़ लिए, चारों में से कुछ को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। तो ये आप काम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताएंगे ना उसी से क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग भी देखे होंगे कि कई बार इस टाइप का होता है ना। बट इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का, घुमाने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए इसको एकदम अच्छे से कीजिएगा। साथ में झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण और करंट के साथ इसको लिंक करने का कोशिश कीजिएगा, है ना। करंट अफेयर के साथ जो भी आपका क्वेश्चन मिलेगा, है ना, जो भी क्वेश्चंस बन सकता है उसको आप देखिएगा। क्वेश्चंस को का नेचर किस किस टाइप का क्वेश्चन समझ आ सकता है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। बीपीएससी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, या फिर जो है सो प्रीवियस ईयर स्टेट पीसीएस सब का क्वेश्चन देख सकते हैं। उससे उस टॉपिक से किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उसका आंसर फॉर्मेटिंग क्या हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको आंसर लिखने में, प्लस क्वेश्चन को नेचर को समझने में। टॉपिक पढ़ के सिर्फ मत जाइए, मेरा यही कहना है। सिर्फ टॉपिक पढ़ के जाइएगा ना तो क्वेश्चन का आप वो मैक्सिमम जो है ना आंसर आप नहीं लिख पाइएगा जो आपको लिखना चाहिए। आपको क्वेश्चन किस किस टाइप का आता है ना उसका भी आइडिया होना चाहिए। बहुत कुछ इस चैनल पे बताने वाले हैं, है ना। तो आप लोग सभी को एकदम जुड़िए और एकदम अच्छे से रेगुलर क्लास कीजिए, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं पेपर 6 में। पेपर 6 जो है ना इसमें आपका जो है टोटल 5 सेक्शन है। पेपर 6 में टोटल कितना सेक्शन है? पेपर 6 में 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। अब देखिए ए बी सी डी और ई जो है आप लोग जानते हैं कि ए बी सी डी ई में ए है पहला भौतिक विज्ञान, है ना। दूसरा आपका बी जो है वो है जीव विज्ञान, तीसरा आपका है कृषि विज्ञान, चौथा जो है आपका डी सेक्शन वो है वातावरणीय विज्ञान, और पांचवा है विज्ञान और तकनीकी विकास, विज्ञान और तकनीकी विकास। अब देखिए हम आपको क्यों बोले कि आपको स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना जितना अच्छा 2016 में आया था, जिसको देख करके आप सभी को खुश हो गए थे कि वाह इतना अच्छा क्वेश्चन, जो गेस किए वही आ गया, ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन क्रिएट होने वाला है, और इसलिए अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा, समझ करके प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका छूटेगा। आप क्वेश्चन को ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो भी क्वेश्चन छूटेगा। आप देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं कि आप देखिए कि सबसे पहले आपको ये बता दें कि ABCD से जो है ना इससे आपका हर एक से 4-4 क्वेश्चन MCQ आएगा। 4 क्वेश्चन MCQ, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यानी 20 क्वेश्चन जो है ना यहाँ से भी 40 मार्क्स का MCQ आने वाला है। ये तो हो गया। सबसे एक एक क्वेश्चन बनाना है 32 मार्क्स का, 32 गुना 5 160 होता है, 160 सब्जेक्टिव हो गया, 40 ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया। तो एक एक क्वेश्चन सबसे हम लोगों को हर एक सेक्शन से बनाना है, 32 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा। अब समझिए थोड़ा सा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई आपका स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। जितना बढ़िया आप गेस करके एग्जाम निकाल लिए 6 JPSC बढ़िया एग्जाम दे दिए,
तो वो इस बार फंडा चलने का चांस बहुत कम है। रीजन क्या है उसके पीछे भाई? तो आप देखिए ना कि जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब टू द पॉइंट फॉर्म होता था, हो सकता था, वो सब का सब क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है। अब देखिए एक फिजिक्स का कितना छोटा सा क्वेश्चन चैप्टर है। पहला है मापन पद्धतियाँ MKS CGS SI, है ना। दूसरा सेक्शन है आपका चाल गति, ग्रोथ, द्रव्यमान, बल, परिभाषा वगैरह सब आपको बताना है, प्रभाव बताना है ना। तीसरा है सौर प्रणाली, दूसरे ग्रहों के साथ है पृथ्वी की गतियाँ, चंद्रमा और सौर प्रणाली में गति, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण। चौथा है ध्वनि की प्रकृति, है ना, और पराध्वनि की विशेषताएं एवं अनुप्रयोग। अब देखिए यहीं पे फिजिक्स खत्म हो गया आपका। इसमें से देखिए जो मेजर सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप देखिए वहाँ से तो क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अपश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या है, प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखें और पराश्रव्य ध्वनि में विशेषताओं एवं उपयोग का वर्णन करें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया। ये क्वेश्चन आ गया मतलब क्या हो गया? मतलब आपका जो सेक्शन 4 है ध्वनि की प्रकृति की संकल्पना, है ना, और ये वाला जो सेक्शन है इससे आपका क्वेश्चन कवर है, एक क्वेश्चन आया है। अब देखिए दूसरा जो आपका सेक्शन है वो क्या है? केपलर के ग्राहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करें, है ना। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि यहाँ से, और दूसरा आपको बोला है चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के बीच प्रभेद बताएं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण भी देखिए आपका आ गया। तो अब सवाल ये है कि भाई अब बचा 2 सेक्शन, मापन पद्धतियाँ, चाल गति, गुरुत्व, और दोनों से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनने का चांस नहीं बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। अब सोचिए कि अगर वापस उसको इसी सेक्शन में आना पड़ेगा जिस सेक्शन से वो क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन को क्या करेगा? फिर सेम टू सेम क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, यानी क्वेश्चन में मिक्स एंड मैच क्रिएट करेगा, क्वेश्चन को घुमाएगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा। आपको इसके लिए रेडी रहना है, यानी कि आपको अब जो है ना और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर टू द पॉइंट खाली पढ़ के चले जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखिएगा और क्या क्या वेरिएशन क्रिएट हो सकता है क्वेश्चन में उसको नहीं समझिएगा, तो आप क्वेश्चन का उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाइएगा जितना अच्छा आप आंसर लिखने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरा? इस चीज़ पे एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से समझिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताए हैं आपको, है ना। जब भी प्रिपरेशन करते हैं सिलेबस को साथ में रखिएगा, क्योंकि सिलेबस रहेगा आपके पास तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके प्रिपरेशन में। दूसरा देखिए बहुत छोटा सा सिलेबस है आपका जीव विज्ञान का, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन पूछा है ना। एक तो आपका संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभेद उदाहरण देकर के समझाएं। दूसरा है पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन के नाम लिखें, इसका व्याख्या करें। देखिए आपको इसलिए भी हम बताना चाह रहे हैं ना कि देखिए आपको जो है ना क्वेश्चन लिखना है, जो 40 आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 600 मार्क्स का 600 शब्द में क्वेश्चन को लिखना रहता है, समझ गए। तो 600 शब्द में जो क्वेश्चन लिखना रहता है ना, तो आमतौर पे 600 शब्द का अगर क्वेश्चन आप लिखने के लिए जाइएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट उतना सॉलिड हो नहीं पाता है, समझ गए ना। तो आमतौर पे अगर हम लोग आइडियल बात करें कि कितना शब्द में लिखना चाहिए, तो मान के चलिए कि 500 शब्द के आसपास में अगर आप लिख देते हैं तो वो आइडियल जो है सो आंसर होगा, समझ गए। और 500 शब्द के आसपास आप लिखिएगा ना, तभी आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाइएगा। नहीं तो आप 600 साढ़े 600 शब्द में अगर लिखने के लिए जाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन का या तो आप आंसर उतना अच्छा लिख नहीं पाइएगा, या तो आप ईच एंड एवरी डायमेंशन को टच नहीं कर पाइएगा, या फिर दूसरा छोटा हो जाएगा, यानी कि दूसरे क्वेश्चन के साथ आप सही से न्याय नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट लिखने का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। खास करके जब एग्जाम में जब डिफरेंट क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है, तो हमेशा से टाइम लगता है, समझ गए ना। तो आप कोशिश कीजिए अगर आप 500 शब्द तक अगर लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका जा रहा है, आपका आंसर एक संतुलित आंसर जो है उसको बोला जाएगा। अब समझिए थोड़ा सा हम लोग इस पे बात करते हैं कि बहुत सारा जो क्वेश्चन रहता है ना उसका आंसर हम लोग सोचते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में आना चाहिए, है ना। जैसे कि आप देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक 32 नंबर का आ जाता है, एक 8 नंबर का आ जाता है, इस टाइप से भी आता है ना। बाइफरकेट करके 2 पार्ट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। 20-20 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग बहुत बार एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बाइफरकेट करके पूछना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 600 शब्द का तो है ही नहीं।
और वो सपोज कीजिए पूछ दिया, जैसे यहाँ पर भी ना पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम लिखे और इनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। आप सपोज कीजिए उतना डिटेल में इसको कवर नहीं किए क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये 32 मार्क्स में आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो आपका अल्टरनेट क्वेश्चन है वो आपका हेल्प करता है अगर आप प्रिपरेशन बढ़िया से किए हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि फिजिक्स बायोलॉजी वाले जो सेक्शन सब है ना, या कृषि विज्ञान का जो सेक्शन है, इसका सिलेबस लिमिटेड है। तो आप लोग ना इसको एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए, यहाँ से एकदम सॉलिड मार्क्स आने वाला है। यानी कि सब कुछ, एक तो सबसे पहला बता दें कि आपको बहुत ज़्यादा इसको मतलब ना उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता है क्वेश्चन को, समझ गए। सबसे अच्छा बात ये है, बहुत ज़्यादा जो आप बोलिए कि उल्टा पुल्टा कर देगा, मिक्स एंड मैच कर देगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। इसलिए यहाँ से मार्क्स उठने का सॉलिड मार्क्स जो है यहाँ से आपका आ जाएगा। तो इस पर एकदम आप बढ़िया से काम कीजिए। ये जो सेक्शन है ना, इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका जो है सो कृषि विज्ञान है। तो कृषि विज्ञान में भी टोटल 5 पार्ट में ये डिवाइडेड है, समझ गए ना। तो जैसे पिछले साल पूछा था कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाईलाइटेड क्वेश्चन था। इनफैक्ट सभी को पता था कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला है और वही क्वेश्चन आया, समझ गए। तो अब देखिए उसी टाइप का कुछ और टॉपिक भी है जिसको आप एकदम अच्छे से कवर कीजिए, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है, तब इससे क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा सा कम है ना। या फिर क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल दे करके पूछ सकता है ना, उसके ट्रैक को चेंज करके पूछ सकता है। तो बट मेरा यही रहेगा सजेशन कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कवर कीजिए। पेपर 5 का जो है, पेपर 6 का जैसे वातावरणीय विज्ञान है, आसान है ना, कॉमन सा इसमें चीज़ सब है, तो आसानी से कर सकते हैं। विज्ञान और तकनीक पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इससे क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। जैसे कि आपका देखिए डिफरेंट आता है, बट क्वेश्चन पकड़ाने का चांस रहेगा अगर आप अच्छा से कीजिएगा। जैसे कि पिछली बार पूछा था 6 वाले सेक्शन से कि व्हाट इज़ द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तृत विवरण लिखिए, समझ गए ना। तो अब देखिए ये वाला सेक्शन जो है ना आपका, जो है ये सेक्शन से आप आसानी से इसको कर सकते थे। दूसरा देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा, कर्क, है ना, अंधापन इत्यादि लोगों के नियंत्रण रोकथाम। तो इसी में से एक आपका देखिए पूछ दिया यहाँ पर, है ना, कैंसर रोग की परिभाषा बताइए, कैंसर रोग का वर्णन बताइए, कार्सिनोजेन्स की सूची दें, समझ गया। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए यहाँ से स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो थोड़ा सा अगर आप सिलेबस को स्ट्रेटेजिक वे में काम कीजिएगा, कवर कीजिएगा, तो डियर स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स होगा, आप एकदम आसानी से स्कोर कर लीजिएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो आज के सेशन में आई होप सो कि आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कैसे सेल्फ स्टडी के हेल्प से भी आप आसानी से कर लीजिएगा। इसी चैनल पे मैं दास सर ही आप लोगों के लिए लगातार मेंस का भी जो है सो कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, जो कि अपने आप में यूनिक कंटेंट होगा। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ईच एंड एवरी डायमेंशन कवर किया हुआ रहेगा। साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस का हम आंसर फॉर्मेटिंग भी आप लोगों को देंगे कि आंसर कैसे करना चाहिए। दैट मीन्स कौन कौन सा डायमेंशन को टच करना चाहिए कोई भी आंसर को लिखने के लिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आंसर फॉर्मेटिंग पे कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वही काम आता है। क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन को लिखते हैं ना, तो कोई डायमेंशन छूटना नहीं चाहिए। तो वो कोई डायमेंशन छूटे नहीं है, उसके लिए आंसर फॉर्मेटिंग का ट्रैक आपको एकदम पूरा दिमाग में रहना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, यानी कि उसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। इसी तरह के कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए चैनल पे उपलब्ध होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि ये चैनल भी नया है, जस्ट हम लोग मार्च में स्टार्ट किए हैं। और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ पाएँ। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।